और जैसे यूएपीए में केस दर्ज हुआ है उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि हाँ ये आतंकवादी हमला ही है, गारंटीड, इसमें कोई और डाउट नहीं होना चाहिए। बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ ये टेररिस्ट अटैक है। अच्छा एलन और साहब एक बात बताइए जरा, ये किस तरीके का विस्फोटक है? क्या ये अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है? एक साथ 8 गाड़ियां चपेट में आ जाए, 9 लोगों की मौत हो जाए, 30 लोग घायल हो जाए, यानी कि धमाका तो बहुत हाई इंटेंसिटी था। देखिए, जब भी कोई ऐसा विस्फोटक इस्तेमाल किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे बड़े कंटेनर में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उससे जितना क्लोज, जितना टाइट कंटेनर होगा और जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना ही ज्यादा धमाका तेज होगा। 6 बजे के कुछ टाइम के बाद ये बम ब्लास्ट करने का मकसद भी यही है कि ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ पर भीड़ भाड़ की इलाका हो, जहाँ कैजुअलिटी ज्यादा हो, जहाँ पे इंजर्ड ज्यादा हो। और लाल किला को क्यों चुना गया इस जगह को लिए? क्योंकि लाल किला हमारा एक आइकॉनिक हिस्टोरिकल आइकॉन है। कोई भी ऐसी दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकता है। और जब से हमने देखा है कि खासतौर से मोदी जी सत्ता में आए, हमने देखा कि इस तरीके के धमाके अलग अलग शहरों में जो एक वक्त में हुआ करते थे देश के, कभी अहमदाबाद में, कभी जयपुर में, कभी दिल्ली, कभी बनारस, वो सब बंद हो गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके हमने देश के किसी और हिस्से में इस तरह के धमाके नहीं सुने। नो डाउट 2014 के बाद जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब तक बॉम्ब ब्लास्ट में बिल्कुल लल पीरियड आ गया था, खासतौर से दिल्ली आसपास है। लेकिन कल की जो घटना है ये फिर से उसी दौर की याद दिलाती है। कैसे इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ? पिछले इतने वर्षों में हमने क्या सही किया था जो ये नहीं हो रहा था? और कल की घटना क्या बताती है? हम चूक गए या उनकी स्ट्रेटजी हमसे बेहतर थी? लेकिन इसके पीछे बहुत से कनेक्टेड, आपको मैं बता दूं कि वो डेफिनेटली बहुत दिनों से तिलमिलाए हुए थे। मैं कहता हूं उग्रवादी तिलमिलाए जब होते हैं ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कौन है इसके पीछे और किस तरीके से ये धमाका किया गया? नमस्कार विशाल जी। डेफिनेटली ये बड़ा सोची समझी साजिश का एक हिस्सा मैं बता सकता हूं, क्योंकि कल सुबह से जब ये फरीदाबाद में जो एक्सप्लोसिव की रिकवरी हुई, 2 डॉक्टर्स उसमें अरेस्ट हुए और उसके बाद उसकी जब इन्वेस्टिगेशन चली और वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू हुई, JNK से पुलिस आई और फरीदाबाद की मदद से ये सब किया। उसके बाद वही एक्सप्लोसिव अभी तो क्लियर हो गया है। ये कल से रात तक ये चल रहा था कि ये कार ब्लास्ट, बम ब्लास्ट है या कोई CNG ब्लास्ट है, बट नाउ इट्स वेरी क्लियर। पुलिस ने अपना एक UAPA एक्ट में केस दर्ज करके IPC की धाराएं और एक्सप्लोसिव एक्ट की धाराओं में भी केस दर्ज कर लिया है। और अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया कि ये टेररिस्ट है और सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है टेररिस्ट अटैक। लेकिन एलन इसमें राव साहब, इतनी आप जाने कह रहे हैं कि यह टेररिस्ट अटैक है। अब तक पुलिस की तरफ से या गृह मंत्री का स्टेटमेंट भी हमने देखा, अभी तक कोई खुलकर नहीं कह रहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, ये आतंकी हमला है। आप अपने अनुभव के आधार पर और जैसे UAPA में केस दर्ज हुआ है उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि हाँ ये आतंकवादी हमला ही है, गारंटीड, इसमें कोई और डाउट नहीं होना चाहिए। विशाल जी, मैं बड़ा क्लियरली एक्स पुलिस ऑफिसर दिल्ली पुलिस का मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ ये टेररिस्ट अटैक है। और कई जगह से कंफर्मेशन पुलिस से आ भी गई है और शायद एक चैनल पे बता भी दिया गया कि हाँ ये टेररिस्ट अटैक ही है, क्योंकि इतने तार जुड़े हुए हैं। और ये जो उमर शेख का नाम जो आया है वो कि पुलवामा से कनेक्टेड है। कार यहाँ से गुड़गांव से जाके जम्मू कश्मीर में लिंक हुआ, कई हेड्स चेंज हुए कार के। उसके बाद ये इतना बड़ा धमाका, मैं आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा धमाका मैं नहीं समझता हूं कि सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता है सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता था। कल तक मैं भी यही कह रहा था, लेकिन आज सुबह से जब तक डिटेल मालूम हुई है अभी इसकी, तब ये क्लियर हो गया है कि ये टेररिस्ट अटैक है। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उसी एंगल पे चल चुकी है। जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो स्पेशल सेल के ऑफिसर सबसे पहले मौके पर आते हैं। FSL के रिपोर्ट आती है, NIA के ऑफिसर्स आए और आपका NSG के जो बम डिस्पोजल के लिए जो फेमस ट्रेंड ऑफिसर्स हैं वो मौके पर आए। सबका विचार विमर्श करने के बाद कल तक होम मिनिस्टर भी यही कह रहे थे कि हम अभी सभी एंगल्स पे जांच कर रहे हैं। नो डाउट जांच की जा चुकी थी सभी एंगल्स पे, लेकिन सुबह होते होते ये अब क्लियर हो गया है कि ये टेररिस्ट अटैक है। और इसमें अब हमें मानना पड़ेगा। अब हम इतने सालों से कह रहे थे कि 2014 के बाद बहुत बड़ा कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन अब ये आज ये जो कल जो इंसिडेंट हुआ है उसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि करीब 300 से ज्यादा किलो का एक्सप्लोसिव फरीदाबाद में मिले और यहाँ पर वही एक्सप्लोसिव अभी बता रहे हैं कि उसी प्रकार का एक्सप्लोसिव यहाँ पर यूज हुआ है। अच्छा एलन और साहब एक बात बताइए जरा, ये किस तरीके का विस्फोटक है? क्या ये अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है? एक साथ 8 गाड़ियां चपेट में आ जाए, 9 लोगों की मौत हो जाए, 30 लोग घायल हो जाए, यानी कि धमाका तो बहुत हाई इंटेंसिटी था। किस तरीके का विस्फोटक यूज किया गया हो सकता है? देखिए, जब भी कोई ऐसा विस्फोटक इस्तेमाल किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे बड़े कंटेनर में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उससे जितना क्लोज, जितना टाइट कंटेनर होगा और जितना बड़ा कंटेनर होगा
उतना ही ज्यादा धमाका तेज होगा। ये बड़ा क्लियर इसमें मैं बता दूं बम ब्लास्ट के लिए है। और उसके बाद जब उससे स्प्लिंटर्स निकलेंगे, आग निकलेगी, और वो आग आसपास की गाड़ियों को चपेट में ले ली है। I-20 की कार में ये मुझे लगता है कि अभी ये ब्लास्ट हुआ था इनिशियली। I-20 कार जब जा रही थी और वो काफी देर तक वहाँ 2-3 घंटे तक वहाँ पार्किंग में भी बताया जा रहा है कि वहाँ थी, उसके बाद लेके गए। और इसका मकसद एक बता दूं कि 6 बजे के कुछ टाइम के बाद ये बम ब्लास्ट करने का मकसद भी यही है कि ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ पर भीड़ भाड़ की इलाका हो, जहाँ पर कैजुअलिटी ज्यादा हो, जहाँ पर इंजर्ड ज्यादा हो। और लाल किला को क्यों चुना गया इस जगह को लिए? क्योंकि लाल किला हमारे एक आइकॉनिक हिस्टोरिकल आइकॉन है। और इसके जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी हर साल 15 अगस्त को भाषण देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये साजिश रही होगी कि लाल किला पे जाकर हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा 2001 में भी लाल किला पे अटैक किया था, और वो भी टेररिस्ट अटैक बड़ा सीरियस था। वो भी यही साबित करना चाह रहे थे कि लाल किला तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर लाल किला के सामने भीड़ भाड़ वाली जगह में और आसपास और देखिए ना, रिलीजियस प्लेसेस क्या है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, और चर्चेज भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सारा ऐसी जगह चुना गया है, और ये मैं समझता हूँ कि कोई न कोई बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारा पर किया एलन गया राव था। साहब, एक बात मुझे आप बताइए, दिल्ली में इतनी हाई सिक्योरिटी है, लाल किले के आसपास इतनी बैरिकेटिंग रहती है, कोई भी ऐसी दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकता है। और जब से हमने देखा है कि खासतौर से मोदी जी सत्ता में आए, हमने देखा कि इस तरीके के धमाके अलग अलग शहरों में जो एक वक्त में हुआ करते थे देश के, कभी अहमदाबाद में, कभी जयपुर में, कभी दिल्ली, कभी बनारस, वो सब बंद हो गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके हमने देश के किसी और हिस्से में इस तरह के धमाके नहीं सुने। लेकिन कल की जो घटना है ये फिर से उसी दौर की याद दिलाती है। कैसे इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ? पिछले इतने वर्षों में हमने क्या सही किया था जो ये नहीं हो रहा था? और कल की घटना क्या बताती है? हम चूक गए या उनकी स्ट्रैटेजी हमसे बेहतर थी? विशाल जी देखिए, इसमें जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी, और प्लानिंग का ये नतीजा है। डेफिनेटली एक कम्प्लेक्सिटी एक वर्ड है जिसमें सुस्ती आ जाती है। नो डाउट 2014 के बाद जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब तक बॉम्ब ब्लास्ट में बिल्कुल लल पीरियड आ गया था। खासतौर से दिल्ली आसपास एनसीआर में तो कभी बहुत बड़ा मेजर हुआ नहीं, छोटे मोटे हुए हैं वो, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं थे, वो पकड़े जा चुके थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इसमें कमी आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कम्प्लेक्सिटी जिसे कहते हैं कि एक सुस्तीपन आ जाता है। और आपने जो बड़ा सही सवाल किया है कि यहाँ पर कैसे ऐसे इतनी गाड़ी लेकर यहाँ पर एंटर कर गए, उस जगह तक पहुंच गए जहाँ लाल किला है। लेकिन ऐसी मैं बता दूं, हर जगह इस प्रकार की चेकिंग वेकिंग नहीं होती है। और कोई भी आदमी गाड़ियों में तो एक गाड़ी थोड़ी, वहां तो हजारों गाड़ियां तक पहुंचती हैं। वहां पर जब तक किसी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर ना हो कि इस गाड़ी में ब्लास्ट है, इस गाड़ी में एक्सप्लोसिव है, तब तक किसी गाड़ी को ऐसे इस प्रकार से स्पोर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ये बात आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट अटैक करने वाले जो लोग थे, जो अपने मंसूबों में कामयाब रहे, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन इसके पीछे बहुत से कनेक्टेड, आपको मैं बता दूं कि वो डेफिनेटली बहुत दिनों से तिलमिलाए हुए थे। मैं कहता हूं उग्रवादी तिलमिलाए जब होते हैं ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने मोस्ट लाइकली, नहीं, अगर ये क्यों सुसाइड तिलमिलाए? भी क्यों हो सकता है। क्यों एलन राव साहब, ऐसा क्या हुआ कि वो इतने तिलमिलाए हुए थे? देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो डेफिनेटली सभी तिलमिलाए हुए हैं। जब और ये इस ब्लास्ट में कोई ये नहीं है कि हम कहेंगे हमारे इंडिया के लोगों का ही हाथ है। डेफिनेटली ये इसमें स्पॉन्सर्ड बाय आवर नेबर पाकिस्तान। ये डेफिनेटली इसमें लिंक मिलेगा। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी बड़े जोर शोर से चल रही है। पर कहीं ना एलन राव कहीं साहब, ये जैश ए कितना मोहम्मद, बड़ा फेलियर है? अभी 22 अप्रैल कोई बहुत पीछे की बात नहीं, इसी साल 22 अप्रैल पहलगाम में इतना बड़ा अटैक होता है। हम कहते हैं साहब ठीक है, हम चूक गए, वहां पर टूरिस्ट थे, हमने जहां पर ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लगाई थी। लेकिन दिल्ली में हम क्या बहाना बनाएंगे? कोई बहाना है क्या दिल्ली के लिए? कैसे हो गया ये? देखिए बहाना तो कुछ भी कह नहीं सकते अभी इसमें। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं यहाँ तक अगर पहुंच गए हैं तो मैं कहूंगा कि इंटेलिजेंस का फेल्योर दिल्ली में आने के लिए हुआ है। लेकिन इंटेलिजेंस से फेल्योर आपका फरीदाबाद में नहीं हुआ। फरीदाबाद में जो रिकवरी हुई वो भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के बेस पे हुई है। जम्मू एंड कश्मीर के जो पुलिस ने वहां से खबर इकट्ठी करके यहाँ पे पहुंचे। हो सकता है कि वहां का कोई एक पार्ट वहां से ऑलरेडी वहां से निकल चुका हो। कल जो रिकवरी हुई उसका अच्छा, अलावा एक एक कार में ये कहीं एक रखा ये हो। थियरी सामने आ रही है कि क्योंकि 2900 किलो विस्फोटक पकड़ लिया गया, दो लोग पकड़ लिए गए थे एक दिन पहले ही फरीदाबाद में, तो ये प्लान हो सकता है कल शाम का ना हो। लेकिन क्योंकि इनके साथी ने देखा कि मेरे साथी पकड़ लिए गए हैं, विस्फोटक जब्त कर लिया गया है, इससे पहले कि मैं भी पकड़ लिया जाऊं और जो मेरे पास विस्फोटक है वो भी जब्त कर लिया जाए,
तो समय रहते जितना भी वक्त मेरे पास है जल्दी से जल्दी मैं धमाका कर दूं। आप इस थियरी में यकीन करते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, जब तक पूरी प्लानिंग नहीं होती तब तक ऐसी चीजों को अंजाम नहीं दिया जाता? विशाल जी देखिए, है तो ये प्लानिंग का हिस्सा है। ऐसा नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर ये गाड़ी प्लानिंग के हिस्से से आई थी, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जो इस गाड़ी में जो कोई गाड़ी लेके घूम रहा था या ऑपरेट कर रहा था, या वो ये फरीदाबाद से भी आती हुई दिखाई दे रही है कहीं वहां से, तो पकड़े जाने के बाद ये गाड़ी कहीं और खड़ी होगी, फिर उन्होंने सोचा पकड़े तो गए, अब इसको यूज भी कर लें, जो बच गया, जो अभी पकड़ा नहीं गया है उसको यूज कर लें। और वो यूज कहाँ किया जाए, जहां पर बहुत ज्यादा इसकी पब्लिसिटी हो, और वो पब्लिसिटी ऐसी जगह पर होगी जहां पर रास्ता, जब आप आइकॉनिक गाड़ी की बात होगी। कर रहे हैं तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं उस गाड़ी की। इस वक्त स्क्रीन पर वो गाड़ी है, वो शख्स बैठा हुआ है संदिग्ध, जो सीसीटीवी में अभी कैप्चर हुआ है। ये करीब 2.5 घंटे तक गाड़ी से बाहर भी नहीं निकलता है और इसी गाड़ी में ब्लास्ट होने की जानकारी सामने आती है। हरियाणा नंबर की ये गाड़ी है। आखिरी ओनर जो था इसका, वो उमर, मोहम्मद उमर बताया जा रहा है। एलन राव साहब, अगर मैं ठीक हूं तो आखिरी ओनर ये था। कई बार ये गाड़ी बिकी, आखिर में इस आदमी के पास ये गाड़ी पहुंची। हरियाणा नंबर की ये i20, जिसका जिक्र गृह मंत्री ने भी अपने स्टेटमेंट में किया है। एलन राव साहब, जी जी बिल्कुल, यही गाड़ी है। और यही गाड़ी, क्योंकि होम मिनिस्टर ने बताया i20 गाड़ी का जिक्र किया था, और ये सस्पेक्ट भी इस गाड़ी में है, और इसका कनेक्शन भी पुलवामा से है। तो ये सारी चीजें निकाल कर सारे डॉट्स को अगर ज्वाइंट किया जाए तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और हम ये कहेंगे नहीं, ये ऐसे ही इसने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि जो फरीदाबाद मॉड्यूल पकड़ा गया उन्हीं का एक पार्ट था, और वहां से जो पकड़े जाने के बाद ये दिन में गाड़ी वहां से आई, जो कि वहां पर चेक पोस्ट पे जहां पर फरीदाबाद बॉर्डर पे को स्पॉट भी किया गया, उसके बाद यहाँ पर आके 2-3 घंटे खड़ी भी रही। तो मैं समझता हूँ, मेरा सोचना यह है कि खड़ी इसलिए रही है कि वो दिन में इतनी ज्यादा भीड़ कहीं होती नहीं, शाम को 6 बजे बाद जब भीड़ ज्यादा इकट्ठी होगी तब इसने सोचा कि ये अब कर दिया जाए, क्योंकि तभी तक वो कोई सस्पेक्ट की कैटेगरी में आया नहीं था। पुलिस ने भी ना स्पॉट किया ना कुछ और किया, और उसके बाद धीरे धीरे ले जाकर इसको वहां पर डेटोनेट किया। लगता है मुझे कि ये डेटोनेशन का इफेक्ट है वहां पर। ऐसे नहीं, अचानक भी नहीं फटा है कि कोई अचानक कोई फट गया हो। ये डेफिनेटली कोई न कोई ट्रिगर किया है, इसमें एक्सप्लोसिव था, क्या आईईडी इसमें बनी रिमोट हुई थी। कंट्रोल का यूज होता है या फिर ये फिदाइन अटैक है कि अंदर बैठा हुआ जो शख्स है वही इस धमाके को करता है और उसमें खुद भी उसकी जान जाती है, तो फिदाइन हमला हो गया? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रिमोट कंट्रोल के जरिए इसे किया जाता है, कोई और कहीं बैठकर ऑपरेट करता है। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें अगर तो इसकी बॉडी यहाँ पर मिलती है तो ये भी हो सकता है कि फिदाइन अटैक हो, लेकिन इसको मरने की जरूरत नहीं थी। अगर ये चाहता और रिमोट से इसके पास होता तो गाड़ी को वहां कहीं भी भीड़ की जगह में खड़ा करके दूर से रिमोट करके ब्लास्ट कर सकता था, अगर ये चाहता। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो इससे इंटरोगेशन से बचना चाह रहे हैं, और उग्रवादियों को ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपकी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पकड़े ना जाएं या जिंदा ना रहें। तो सुसाइडल जितने भी स्क्वाड होते हैं वो सारे के सारे इस वजह से सुसाइड करते हैं कि वो पुलिस जब पकड़ भी लेगी उनको तो कोई ज्यादा पूछताछ ना करे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना पता लगे किसी को। अगर इसमें ये आदमी जो अगर यही आदमी इसमें इसकी डेड बॉडी कहीं मिलती है, आइडेंटिफाई होती है, यही आदमी अगर है, तो डेफिनेटली वही एक आइडिया है अच्छा, इसका एक एक चीज जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि घायलों के शरीर पर छर्रे या फिर स्प्लिंटर्स की चोटें नहीं हैं, जो आमतौर पर बम धमाके में मिलती हैं। शवों की जांच करने वाले एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर बताते हैं कि आमतौर पर आईईडी विस्फोट में मृतकों के शरीर काले पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। ये दो बातें क्या संकेत देती हैं? ये दो बातें इसलिए संकेत देती हैं, जो भी मृतक है वहां पर, वो हो सकता है कि वो आग लगने से झुलसे गए हों, और डेफिनेटली देखो, ब्लास्ट हुआ है तो स्प्लिंटर्स तो निकले हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर कोई चीज आईडी फटी है तो चाहे वो अगर ये भी मान लिया जाए, अगर ये गैस सिलेंडर भी फटा होता तो भी उसके सिलेंडर के स्प्लिंटर्स तो बने होंगे ना, वो कहीं न कहीं लगे होंगे। लेकिन अगर वो कहीं किसी ने, और ये भी मैं नहीं कह सकता सभी इंजर्ड्स के ऊपर ये ऐसा कोई काला निशान या कोई ऐसा ब्लास्ट का निशान नहीं हो, डेफिनेटली कुछ ना होगा। लेकिन दूर दूर तक ये जो एविडेंसेस जो दूर दूर तक देखे जा रहे हैं कि काफी दूरी तक ये फैल गए थे, उसका मकसद यही, इसका मतलब यही होता है कि इतना बड़ा हैवी ब्लास्ट था, और एक्सप्लोसिव के बिना इतना बड़ा हैवी ब्लास्ट नहीं होता है। तो ये एक्सप्लोसिव कौन सा था? अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है कि जो कल वहां बरामद हुआ, तो उसी का पार्ट अगर है तो अभी CFSL की रिपोर्ट, FSL की रिपोर्ट अभी आने वाली है। बताया जा रहा है कि वो एक्सप्लेन कर देंगे उसमें कि कौन सा इसमें एक्सप्लोसिव था और किस मैकेनिज्म से इसको ब्लास्ट किया गया। ये भी कहीं ना कहीं अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, और वो मैकेनिज्म भी पता लग जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। और पुलिस ने UAPA एक्ट में केस दर्ज कर लिया, एक्सप्लोसिव एक्ट लगा दिया। UAPA एक्ट तभी होता है जो धाराएं लगी हैं वो टेररिस्ट से रिलेटेड
धाराएं हैं, टेररिस्ट केसेस के रिलेटेड धाराएं हैं, और इसमें एक्सप्लोसिव एक्ट इसलिए लगा कि एक्सप्लोसिव है, ये भी निश्चित हो गया कि इसमें एक्सप्लोजन हुआ है, तभी लगता है एक्सप्लोसिव एक्ट जब उसमें ये पता लगता है कोई एक्सप्लोजन इसमें केस में यूज हुआ है। और ये सब चीजें इसको इंगित कर रही हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब सही दशा में चल चुकी है। लेकिन नाइट लेकिन में लेकिन एलन राव साहब, 2900 किलो विस्फोटक कल जब्त किया गया था। आप मुझे बताइए, आपके अनुभव में कभी इतनी बड़ी मात्रा में 3000 किलो के करीब विस्फोटक जब जब्त किया जाता है तो कान खड़े नहीं हो जाने चाहिए क्या? हैरानी तो मतलब जो हम लोग पढ़ रहे थे, जब हमारे पास ये जानकारी आ रही थी, हम ही हैरान हो रहे थे कि 3000 किलो विस्फोटक का मिलना, दिल्ली के नजदीक मिलना, और उसके बाद उसी शाम को धमाका हो जाना। मतलब अगर ये खबरें बाहर आ चुकी है तो दिल्ली पुलिस के पास तो ये खबरें पहले से होंगी कि इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, कोई लेकर आया है, जम्मू कश्मीर पुलिस वहां से निकली होगी, हरियाणा पुलिस को जानकारी दी होगी, एक जॉइंट ऑपरेशन करके लोगों को पकड़ा गया होगा। इतना कुछ होते 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 में भी धमाका हो गया। देखिए, ये बात तो तय है कि जब इतना बड़ा सीजर हुआ था फरीदाबाद में, और जब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऐसे मामले में जब भी कोई ऐसी इनपुट होती है तो वो शेयर हर जगह की जाती है, और फरीदाबाद और दिल्ली का कनेक्शन इतना नजदीक नजदीक है, और अगर ऐसी कोई इंटेंशन थी उनकी कि फरीदाबाद में ही करने की बात नहीं होती है, वो डेफिनेटली उनका इरादा ये था कि हम कैपिटल में करें। कोई भी टेररिस्ट अटैक जो करते हैं तो कैपिटल में करने का उसका जो इसका असर होता है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। यही ब्लास्ट अगर कहीं रिमोट एरिया में होता, कहीं जम्मू एंड कश्मीर में होता, इतना बड़ा मीडिया कवरेज नहीं होता, जबकि यहाँ पर होने से इतना बड़ा, कल से आप देख रहे हैं पूरा धुआंधार इसकी कवरेज हो रही है, पूरी इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भी सीरियसली लगी हुई है। लेकिन अगर तो ये पर्पज उनका यही था कि दिल्ली में करना है। ये बात भी आपकी सही है कि अगर इतनी बात यहाँ सुबह वहां पे रिकवरी अगर हो गई थी तो सभी के कान खड़े हुए, तो नो डाउट ये अलर्ट तो किया गया था दिल्ली पुलिस को भी कि कहीं न कहीं देखिए कि वो उसकी रिकवरी का इफेक्ट दिल्ली में ना हो जाए। तो लेकिन फिर भी पुलिस अलर्ट जरूर थी, लेकिन वो कहीं न कहीं से ये मिस हुआ है। अच्छा एलन राव साहब, हम में से बहुत सारे दर्शक और हम खुद भी समझना चाहेंगे, 2900 किलो विस्फोटक का मतलब कितना होता है, और जो कल का धमाका है इसमें कितना विस्फोटक की मात्रा इस्तेमाल हुई होगी, और 2900 किलो अगर विस्फोटक यूज हो जाए तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है? पहले कल के धमाके से समझते हैं। 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, 9 लोगों की मौत हुई, 30 लोग घायल हुए। इस तरीके के धमाके में कितना किलो विस्फोटक यूज हो जाता होगा? देखिए विशाल जी, ये डिपेंड करता है विस्फोटक क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आरडीएक्स है तो वो 5 किलो भी काफी है, आरडीएक्स नहीं है और दूसरा ये वाला है तो ये अमोनियम नाइट्रेट है तो भी हो सकता है जी। अमोनियम, हाँ, जो एक्सप्लोसिव जो बताया जा रहा है कि ये होगा, पॉसिबली ये होगा, तो वो करीब 15 से 20 किलो। ये डिपेंड ये भी करता है कि जब मैं आपको एक बड़ा क्लियरली बता दूं, आईईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस ये बनाया जाता है। ये किसी न किसी कंटेनर में विस्फोटक रखा जाता है, उसी विस्फोटक के साथ स्प्लिंटर्स होते हैं, उसी विस्फोटक के साथ में एक बैटरी होती है या उनको सर्किट पूरा करने के लिए होता है, और उसको जो कंटेनर होता है उसको जितना टाइट आप करेंगे, उतना टाइट करेंगे, उतना ही ज्यादा उसका इफेक्ट होगा। आपने याद होगा कि पीछे जामा मस्जिद में एक कुकर में एक ब्लास्ट हुआ था, बहुत 2-3 काफी साल, जब वो 2010 में चल रहा था हमारा कॉमनवेल्थ, तब की बात है ये। वहां पर कुकर में था तो कुकर को ठीक से टाइट नहीं किया गया था, हल्के से टाइट किया गया था, तो उसका ब्लास्ट ज्यादा हुआ नहीं था, तो ऐसे फुस हो गया था। इसी प्रकार से जितना टाइट कंटेनर होगा उतना ही उसका इफेक्ट होगा, उतना ही साउंड ज्यादा होगी, और उतने ही ज्यादा साउंड जब होती है, साउंड से स्प्लिंटर छूटते हैं, साउंड से ही जो उसके अंदर कोई कांच होता है, लोहे के टुकड़े होते हैं या कोई गोलियां होती हैं, वो उससे दूर दूर तक जाती हैं। अब देखना यह है कि जो इंजर्ड आदमी है उनकी बॉडी पर क्या कोई ऐसी चीजें मिली हैं या नहीं मिली हैं, या वो आग लगने से लगे हैं, तो वो पूरी चीज इन्वेस्टिगेशन अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्रालय में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, आईबी के चीफ भी उसमें रहेंगे, जो हमारे पास जानकारी। अब यहां से आगे की कार्रवाई क्या होगी, अब हम क्या करेंगे? ये जो मीटिंग होगी इसमें आईबी को बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैसेज किया जाएगा कि ये जरूरी नहीं है कि ये धमाका अगर ये हो गया तो यही खत्म हो गया है, हो सकता है उनके अभी भी और कोई लोग बचे हुए हैं और ज्यादा कहीं और भी धमाका हो सकता है। इसीलिए आपने कल देखा होगा दिल्ली और आसपास के पूरे स्टेट्स में ये हाई अलर्ट किया गया था। वो हाई अलर्ट करने का मतलब यही है कि कहीं और भी धमाका हो सकता है। टेररिस्ट का ये भी एक होता है, स्ट्रेटेजी होती है कि एक धमाका कहीं कर दो, उसके बाद वो दूसरा धमाका कहीं हॉस्पिटल के साथ में करते हैं जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, वीआईपी जाते हैं वो कर दो, और कहीं पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए और ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में, जहाँ आपने देखा होगा सीरियल ब्लास्ट जब दिल्ली में होते थे कि लगातार एक से एक कहीं न कहीं होते रहते थे, तो ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इसीलिए ये हाई लेवल मीटिंग की है कि पूरा
चाक चौबंद हो सभी पुलिस आसपास के स्टेट्स और नॉट ओनली आसपास के, मैं तो समझता हूँ पूरे इंडिया में स्टेट्स को हाई अलर्ट पे होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा रिकवरी अगर यहाँ हुई है तो ये जरूरी नहीं है कि एक सारी रिकवरी हो गई हो, कहीं ना कहीं और भी कहीं छुपा हो सकता है, इनके और भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और भी लोग हैं जो अभी तक पकड़े ना जा चुके हों, और भी कहीं से रिकवरीज हो सकती हैं। तो ये सारी चीज अच्छा, देखने एक वाली एक बात है। और एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। ये प्रश्न है कि दिल्ली पुलिस आमतौर पर इस तरह की चीजों को पकड़ने के लिए किस पर निर्भर होती है? क्या प्योरली आप इंटेलिजेंस पर ही भरोसा करते हैं, या फिर हमारे पास विस्फोटक को पकड़ने के लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम पता कर सके कि फला गाड़ी में विस्फोटक हो सकता है? कैसे आमतौर पर आप लोग पता लगाते हैं कि इस गाड़ी पर शक हो सकता है? सिर्फ इंटेलिजेंस के बेसिस पर या कुछ और भी होता है? देखिए, सबसे पहले तो इंटेलिजेंस का खबर के बिना तो हर एक गाड़ी को तो आप चेक नहीं कर सकते बिल्कुल। ना। इंस्ट्रूमेंट होता है, डेफिनेटली एक्सप्लोसिव को चेक करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। जब आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, वहां पर ये लगे होते हैं ताकि कोई गाड़ी में अगर कोई ऐसी चीज लेके जा रहे हैं तो उसे डिटेक्ट हो जाए। जहां तक इंटेलिजेंस की बात है वो अलग अपना काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इतनी इक्विप्ड, अच्छी से इक्विप्ड है, वो भी अपनी तरफ से अपने खबर रखती है। और वो और उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो आईबी और स्पेशल सेल के लोग मिलकर एक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, या फिर आईबी के पास ज्यादा बड़ी इनपुट है तो स्पेशल सेल की मदद लेते हैं, या स्पेशल सेल के पास कोई इनपुट है दूसरे स्टेट के बारे में तो हम उसको एक्सेलरेट करते हैं। मेरे टाइम में हमने कई बार कई ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर में, हमारी खबर के बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर में कई ऑपरेशन किए थे, उग्रवादी पकड़े गए थे, बहुत से रिकवरी हुई थी। वहां पर यह होता था कि खबर हमारे पास होती थी, जम्मू कश्मीर के पास नहीं होती थी, वो हमारी खबर से वहां पर एक्शन होता था। इसी प्रकार ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर के पास खबर हो और यहाँ पर ना खबर हो तो वो खबर देते हैं। तो ये आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक सिस्टम है पुलिस में, और खासतौर से उग्रवादी केसेस के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुरंत कार्रवाई हो। ये नहीं है कि हमें खबर मिल गई है जम्मू कश्मीर की तो हम अपनी टीम वहां भेजेंगे, नहीं, यहाँ से खबर भेजेंगे और वहां पर जो एसओजी है वहां बने हुए हैं उनको खबर देंगे, या उनके पास कोई खबर है तो यहाँ पर हमारी टीम को तुरंत खबर देंगे। उनको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ऐसे मामले में, और ना ही ऐसा कोई, क्योंकि ऐसे मामले हैं कि इसमें कभी भी किसी प्रकार का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स करने के लिए तुरंत उसको डिसेमिनेट किया जाता है खबर को, और उस खबर के बाद और तुरंत एक्शन होता है। और बहुत से केसेस में हमने देखा है कि वो समय रहते उसको पकड़ लिया जाता है तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी होने से बच जाती है। जैसे यहाँ पर अगर ये खबर होती कि लाल किला में ऐसी कार आई है, उसको अगर पहले पकड़ा जाता तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से बचाया जा सकता था। तो ये चलता है, हाइड एंड सीक का गेम है, कभी पुलिस आगे कभी टेररिस्ट आगे, ये चलता रहता है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया एलन राव साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को समझाया कि क्या कुछ इस धमाके के पीछे हो सकता है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हुए धमाके को लेकर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।